नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि असली मानवता वही है जो पशुओं से दिखाई जाए। आज के दौर में जब हम मानव आपस में भी मानवता नहीं दिखा पा रहे हैं, ऐसे में बोकारो की प्रीति प्रसाद जी मानवता की एक नई मिसाल कायम कर रही हैं, पशुओं को प्रेम दिखा करके। जो बेज़ुबान जानवर स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनकी फीडिंग, उनको अगर कुछ बीमारी हो जाए तो उनकी रेस्क्यू या उन पर कोई अटैक हो तो उनका रेस्क्यू करने के साथ साथ उनका मेडिकेशन, हर तरीके की देखभाल करती हैं। और आज इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। तो चलिए अब चलते हैं और उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते, जोहार। और मैं दूरदर्शन की अति आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस नई दिशाएं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दिया। जी प्रीति जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या बचपन से ही आपके मन में जानवरों के लिए इतना प्रेम था, या फिर कोई एक ऐसा मोमेंट आया पहली बार जब आपने पशुओं को खिलाया था? क्या प्रेरणा थी? मेरे प्रेरणा का स्रोत, मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, तो मेरे प्रेरणा का स्रोत हमारे बार एसोसिएशन की एक फीमेल डॉग है और वो मेरे बार एसोसिएशन में रहती थी और मैंने शुरुआत उसी से की। उसको खाना देना शुरू किया। पहली बार में अपना जो टिफ़िन था उसको खिलाया और नेक्स्ट डे वो अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ आ गई और बहुत नीट एंड क्लीन डॉग्स थी। उसका नाम भी हमने रखा था परम सुंदरी। तो वही शुरुआत थी मेरे न्यायालय परिसर से उसको खिलाने का शुरुआत हुआ और यही मेरे प्रेरणा का स्रोत है। जी, जानवरों को सिर्फ आप फीडिंग नहीं करती, इसके अलावा आप उनका रेस्क्यू हो और मेडिकेशन और कई तरीके के और भी उनकी जो है ध्यान आप रखती हैं। तो वो पूरा प्रोसेस जानना चाहेंगे, क्या क्या काम करती हैं आप ये पशुओं के साथ? मेन बात है कि जो डॉग्स का मैं करती हूँ, आपने बताया, तो ये डॉग्स फुल्ली हम ही लोग पे, मतलब ह्यूमन बीइंग पे, मानव पे ही आधारित हैं और उनको खाना पानी भी जो है वो हम लोग के द्वारा ही दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस डॉग्स को मैं रखती हूँ या बचपन से मेरे साथ हूँ या मैं रेस्क्यू करके लाती हूँ, तो उन डॉग्स को तो पहले मैं डिवॉर्म करती हूँ, उनका मतलब कीड़ा वगैरह कुछ हो तो उसको ख़त्म करती हूँ। उसके बाद उनको जो है वो मैं एंटी रेबीज का इंजेक्शन साल में एक बार दिलवाती हूँ। और सब डॉग का जितने हैं मैं सबका नामकरण करती हूँ। इवन जो नंदी है, नंदी मतलब ऑक्स, उनका भी मैं नामकरण करती हूँ। और उसके बाद उनको 7-in-1 इंजेक्शन दिलवाती हूँ कि वो 1 साल तक 7 तरह की बीमारियों से उसका प्रोटेक्शन हो सके और वो अच्छे से रह सके। ये मैं करती हूँ। और जो डॉग्स अगर किसी अच्छे एरिया में रहते हैं और वहाँ लोग उसको सपोर्ट करते हैं तो मैं वहाँ पे भी जाके उसका केयर एंड प्रोटेक्शन करती हूँ। तो मेरा जो मंत्र है वो है उनके लिए भोजन, पानी और प्यार, ये मैं देती हूँ। और वो लोग भी हैं, वो इसके रिगार्ड में वो भी हमको अपना प्यार और स्नेह देते हैं। जी प्रीति जी, डॉग लवर लोग के लिए ना एक जो हमेशा से एक बैरियर रहता है कि आजकल हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जहाँ पर रेसिडेंशियल एरियाज़ में अगर कोई डॉग लवर है और वो अगर डॉग्स की फीडिंग करवा रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स की, तो उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश देखने के लिए मिलता है कि आप यहाँ पे फीडिंग करा करके चले जाएंगे, बट इसके बाद फिर ये यहाँ पर चक्कर लगाते रहेंगे, किसी छोटे बच्चे को काट लिया या किसी को दौड़ा दिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? देखिए, ऐसा है कि जो भी डॉग्स होते हैं, जनरली जो मेरा अपना अनुभव है और मेरा एक्सपीरियंस है, अगर डॉग को सही ढंग से खाना मिल जाए, वो इरिटेट नहीं हो, उनको कोई तंग ना करे, तो वो कभी किसी पे अटैक नहीं करते हैं। और दूसरी बात है कि जो रेसिडेंशियल एरियाज़ है उसमें जो लोग रहते हैं तो वहाँ पे क्या है कि जो फीड करवाते हैं, तो उस एरिया में अगर आप एक डॉग को हटाते हैं, बाय द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर एक डॉग को आप हटाते हैं तो उसकी जगह को फुलफिल करने के लिए कोई दूसरा डॉग भी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो एरिया खाली रहेगा, वहाँ पे कोई ना कोई डॉग आएगा और रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे से किसी डॉग को, ये कानून भी कहता है कि लॉ कहता है कि स्ट्रे डॉग्स एनिमल रूल्स है, जिसमें ये कहना है कि किसी स्ट्रे डॉग्स को जो उस एरिया में रह रहे हैं उसको आप ना रिलोकेट कर सकते हैं, ना उसको आप कहीं उसके साथ कुछ क्रुएल्टी कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो क्रुएल्टी के अगेंस्ट में आपके ऊपर जो है वो पिनल सेक्शन जो है BNS आज के डेट में लागू होता है और केस भी रजिस्टर्ड हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी रेसिडेंशियल एरिया में लोग रहते हैं वो एक एग्जाम्पल क्रिएट करें कि नहीं, मेरे रेसिडेंशियल एरिया में भी डॉगी रहते हैं लेकिन वो लोग हमको सपोर्ट करते हैं,
जी। वो लोग को भोजन पानी और प्यार देना होगा। जी, मतलब आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि जब तक डॉग्स इरिटेटेड ना हो या फिर अगर वो पागल नहीं है, हाँ। तो फिर ज़रूरी नहीं है, या फिर आप उसको सामने से अगर कुछ अनॉय नहीं कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप पर अटैक करेगा। जी। इसके अलावा एक स्टेरिलाइजेशन के बारे में भी आप बता रही थी इससे पहले कि स्टेरिलाइजेशन जो है वो भी कुत्तों का बहुत ज़रूरी है, स्ट्रे डॉग्स का, और उससे भी बहुत इस मामले में जो दूसरे पक्ष का जो मामला है उसको बहुत हद तक रोका जा सकता है, उसके विषय में बताइए। एक्चुअली ABCD प्रोग्राम है, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम इसको बोलते हैं, और ये जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड भी लाया है। और ये जिस एरिया में अगर नगर निगम है, नगर पालिका है, चाहे जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ बोकारो स्टील प्लांट का एरिया है, तो उसके जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उनका ये ड्यूटी है कि जो भी डॉग्स हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक डॉग अगर है तो फिर उसके 5 बच्चे आ जाएंगे, 10 बच्चे आ जाएंगे, तो एक एनॉयंस क्रिएट होता है। तो इसके लिए स्टेरिलाइजेशन मस्ट है। तो स्टेरिलाइज्ड डॉग जो है वो हेल्दी, फिट एंड फाइन भी रहता है, और वो किसी पे जनरली अटैक भी, क्योंकि ये भी एक रीजन है अटैक करने का कि बच्चे अगर जो हैं वो एक्सीडेंटल डेथ कर गए, उसके बाद अगर किसी ने मार दिया, क्रुएल्टी कर दिया, तो जो उसकी मदर होती है फीमेल, वो एग्रेसिव हो जाती है और अटैक करती है। तो अगर ये स्टेरिलाइज्ड रहेंगे तो इनका नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा कहना है कि बोकारो में भी और रांची और जो भी जगह वहाँ पे स्टेरिलाइजेशन सेंटर नहीं है, और जो भी ट्रैवलिंग वेटनरी ऑफिसर हैं TVO, वो भी एक्शन कोई लेते नहीं है, जिसके चलते पॉपुलेशन बढ़ जाता है। रोड में आप कभी भी आप जाएं, हाईवे जाएं, लोकल रोड में आप देखेंगे बहुत सारे जो हैं डॉग्स वो मरे होते हैं, पपी भी मरे होते हैं, या एक्सीडेंट होता है तो जनरली इनका स्पाइनल कॉर्ड ही टूट जाता है, तो वो जो है डिसेबल्ड हो जाते हैं, चल ही नहीं पाते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लास्टली वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद सर्वाइव नहीं करते हैं, डेथ कर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है कि इसमें जो है वो इनिशिएटिव लेना चाहिए गवर्नमेंट को भी, और लेके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी ये जो लोग हैं हेल्दी रहेंगे और अच्छे से रह पाएंगे सोसाइटी। जी, डॉग रेस्क्यू और प्रोटेक्शन के लिए आपने एक फाउंडेशन भी खोला है, शंभू फाउंडेशन। उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे उसकी नींव रखी गई, उस विषय में जानना चाहेंगे। एक्चुअली शंभू सद्भावना फाउंडेशन, शंभू मेरे बड़े भाई का नाम है, और मेरा पूरा फैमिली इसके लिए डिवोटी है। जी। और मेरे बड़े भैया भी काफ़ी इन लोगों के लिए काम किए, और काम करने के उनका डेथ हो चुका है। तो मुझे लगा कि एक छोटा सा हमको एक बनाना चाहिए संस्था। तो मैंने ये एक NGO बनाया है, जो भी रिसेंटली ही है, रजिस्टर्ड हुआ है, 2 साल हो चुका है, और मेरे बड़े भैया इसके इंस्पिरेशन थे, और उन्हीं के नाम से मैंने ये बनाया, जो मैं डॉग को रेस्क्यू करती हूँ, घर में ही शेल्टर भी देती हूँ, और उनका पूरा फैसिलिटी का ध्यान रखती हूँ। जी, टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पेशे से एक वकील भी हैं, CWC में भी काम करती हैं, साथ ही साथ में आपका एक परिवार भी है। कैसे ये सब कुछ मैनेज हो रहा है एक साथ में? हाँ, ऐसा है कि मैडम वो मैंने टाइम बांट के रखा हुआ है हर चीज़ का। जैसे मॉर्निंग का जो समय है वो मेरे फैमिली के लिए है, घर के लिए काम करती हूँ। बीच का जो टाइम है वो मैं बच्चों के लिए देती हूँ, डिवोटी हूँ बच्चों के लिए। और बच्चों के लिए जब काम कर रही हूँ तो बेसिकली वो चाइल्ड राइट्स एडवोकेट भी मैं हूँ, तो मैं वो काम करती हूँ और समय निकाल लेती हूँ। और इन लोगों के लिए जो समय है, मेरे जो स्टे एनिमल्स के लिए, वो शाम से लेके रात में 12 बजे तक का समय है जो मैं देती हूँ। इन द मीन टाइम कहीं से अगर कोई कॉल आ गया कि हाँ मैडम कोई डॉग्स है चाहे कुछ है, तो बीच का समय मैं मैनेज कर लेती हूँ। कोऑर्डिनेशन है, हमारे मेंबर्स का भी बहुत सपोर्ट है, और वो लोग भी मुझे बहुत कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसके चलते कभी कभी अगर ऐसा कोई इमरजेंसी आ जाता है, इमरजेंसी कॉल आता है, तो मैं अटेंड भी कर लेती हूँ। प्रीति जी, आजकल आए दिन हम लोग देखते हैं एनिमल क्रुएलिटी की कोई ना कोई न्यूज़ जो है वो आती ही रहती है। क्या आजकल एनिमल क्रुएलिटी बढ़ गई है, और अगर बढ़ गई है तो क्योंकि आप इस फील्ड में इतने समय से काम कर रही हैं, तो आपके हिसाब से क्या कारण है? कारण ये है मैडम, पहले भी एनिमल क्रुएल्टी होता था, लेकिन आजकल सोशल मीडिया जो है उसमें सारा चीज़ आ जाता है, जो भी है टॉप टू बॉटम जो भी चीज़ें आ जाता है। तो लोग जो है क्रुएल्टी पहले भी करते थे, ऐसा नहीं है कि अभी है क्रुएल्टी। अभी ऐसा है कि लोग नंदी को भी, गाय को भी, मतलब मैं देखती हूँ हर फील्ड में क्रुएल्टी हो रहा है, लोग मार देते हैं, सब कर देते हैं। तो लोग अवेयर हो गए हैं, तो ये चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को इसकी जानकारी हो जाती है, तो हम लोग अपनी तरफ से एक्शन लेते हैं। जैसे रिसेंटली अभी चंद्रपुरा में एक डॉग क्रुएल्टी का केस हुआ। डॉग को ये लोग बुरी तरह ब्रूटली असॉल्ट किए, उसके प्लास्टिक के बैग में ये DVC के जो हायर ऑफिशियल्स हैं
उनके कहने पे हुआ। और 3 लोग जो हैं वो बैग, प्लास्टिक बैग में डाल के और सुनने में आया कि रेलवे ट्रैक में डाल दिए उन लोग को बांधने के बाद। तो मेन बात है कि जब हम लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू पता चला तो मेनका गांधी मैडम, पेटा की हैं सलोनी सकारिया, ये लोग मुझे कॉल की और मुझे बताया गया कि इस तरह का मैटर हुआ, वीडियो भी मुझे शेयर हुआ। तो मैं इन्फॉर्मेंट बन के, सूचक बन के एक केस रजिस्टर्ड की हूँ जो सेक्शन 325 BNS, सेक्शन 35 BNS एंड सेक्शन 11 ऑफ एनिमल क्रूअल्टी एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ है। वो 3 लोग अरेस्ट भी हुए और पता चला कि उन लोगों को पैसा दिया गया था। अच्छा। और डायरेक्शन जो है वो DVC के ऑफिसर्स ने दिया। नाम अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है और मैं अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन वो केस रजिस्टर्ड हुआ और बोकारो जिला का पहला वो केस है जो किसी डॉग के क्रूअल्टी के अगेंस्ट में रजिस्टर्ड हुआ है और मैं उसकी इन्फॉर्मेंट हूँ। तो मेन बात है कि पुलिस भी जो है इस मामले में सहयोग नहीं करती। तो मैं आपके दूरदर्शन के माध्यम से अपील करूँगी कि जो डॉग्स हैं वो भी लिविंग बीइंग हैं, तो एटलीस्ट कम से कम उनको भी जो है वो जस्टिस मिलना चाहिए। अगर क्रूरल्टी होता है उनके अगेंस्ट में तो कम से कम आप लोग इसके, जब ऐसा मामला आता है तो जो एनिमल केयर गिवर होते हैं उनको सपोर्ट कीजिए। जबकि हमारे जिला में भी, और जिला की तो मैं बात नहीं जानती हूँ, जिला पशु क्रूरता निवारण समिति बनी हुई है, लेकिन उसकी तरफ से भी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया डॉग क्रूरल्टी के मामले में। और मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि इस मंच के माध्यम से कि वो भी इस तरह का अगर कोई मामला आता है तो उस पर त्वरित संज्ञान ले और जो दोषी हैं उनको एनिमल क्रूअल्टी होने का एक कारण ये भी है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। कोई भी चीज़, अगर कोई क्राइम है, वो लोग इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि उनमें डर है कि सज़ा मिलेगी। और एनिमल क्रूअल्टी को लेकर के लोगों को लगता है कि शायद सज़ा है ही नहीं, कोई प्रावधान है ही नहीं कि वो जेल चले जाएंगे या फ़ाइन लगेगी। तो सबसे पहले तो क्योंकि इस चीज़ को लेकर के बहुत अवेयरनेस होना चाहिए, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप डॉग्स के लिए केसेस भी फाइल करती हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या सज़ा हो सकती है? इसका प्रोसेस है मैडम कि अगर कोई केस रजिस्टर्ड होता है तो आज के डेट में सेक्शन 325 BNS में केस रजिस्टर्ड होता है और ये जो है इसमें 5000 फाइन है और 5 इयर्स अप टू 3 to 5 इयर्स जो है वो सजा का प्रावधान है। और दूसरी बात है ये बेलेबल सेक्शंस है। केस रजिस्टर्ड होने के बाद कोई भी बेल ले सकता है, लेकिन बेल लेना ही नई चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर उसमें एविडेंस अच्छा है तो कन्विक्शन भी हो सकता है, उसमें सजा भी हो सकती है। तो किसी एक केस में अगर सजा होता है तो ये मैसेज समाज में जाता है कि अगर हम क्रूअल्टी करेंगे तो हमको सजा का भी है प्रावधान और हमको सजा हो सकती है। आर्थिक मदद के बारे में बात करें, क्योंकि ना ही सिर्फ आप फीडिंग कर रही हैं, फीडिंग तो चलिए शायद सब कोई कर सकता है, लेकिन आप इन जानवरों की मेडिकेशन भी करवाती हैं, इनका वैक्सीनेशन भी करवाती हैं, शेल्टर भी प्रोवाइड करती हैं। तो इन सब के लिए फंडिंग कहाँ से आती है? आप किस तरीके से जो आपकी मतलब आर्थिक मदद जो है वो कहाँ से हो रही है? मैडम अभी तो फिलहाल मैं खुद अपने पैसे से करती हूँ। मेरा भाई है, हम लोग फैमिली वाले ही, हमारे भाई हैं, छोटी भाभी हैं और मेरी बड़ी भाभी भी वर्किंग है, तो ये लोग हमको हेल्प करते हैं। प्लस जो मैं अर्न करती हूँ उसका 50% मैं इस पे स्पेंड करती हूँ, क्योंकि इन लोगों का जितना कार्ड्स है जो भी है सब मैं अपने ही, आज तक डोनेशन मैंने नहीं लिया है कहीं से, लेकिन फ्यूचर में क्योंकि इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी बात है कि रेस्क्यू डॉग्स भी बढ़ते जा रहे हैं। 1-2 नंदी भी हैं, ऑक्स जिनको बोलते हैं, वो भी मेरे पास हैं, जिनको मैं कोट एरिया में ही एक शेल्टर है छोटा सा, वहाँ पे रखी हुई, तो उनको मैं अपने ही पैसे से मेडिकेशन और जितना सारा चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ। अभी कहीं से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही। जी, सबसे वल्नरेबल जो सेक्शन है ना, वो एक बच्चों का है और दूसरा ये पशु, ये बेजुबान जानवर, और आप दोनों के लिए काम करती हैं। तो पशुओं के बारे में तो हमने अभी तक चर्चा की है, लेकिन आप बच्चों को लेकर के, चिल्ड्रन को लेकर के भी काम कर रही हैं, उस विषय में बताइए। बच्चे तो बहुत सारे, जैसे हमारे सोसाइटी में बाल विवाह भी है, बाल श्रम है, प्लस उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, बच्चों के साथ का ट्रैफिकिंग भी होता है। तो ये सारे बच्चे जो हैं, अभी कोरोना वाला भी मैटर, कोरोना में भी बहुत सारे बच्चे जो हैं
वो सिंगल पेरेंट्स के हो गए, तो उन बच्चों के लिए भी मैं अपने तरफ से कोशिश करती हूँ कि फैमिली को अवेयर करूँ, उनको बताऊँ कि बच्चों को पढ़ाना है, अभी उनसे कोई काम नहीं करवाना है। बहुत सारी माँ हैं, जैसे हस्बैंड डेथ कर गए तो वाइफ क्या करती हैं कि बच्चियाँ अगर बिलो 18 है तो उनकी शादी करवाने के लिए तत्पर हो जाती हैं। तो हम लोगों का कहना है कि ये चाइल्ड मैरिज का केस है और बाल विवाह है, जिसमें आप सारे लोगों को जो है वो जेल जाना पड़ सकता है। तो उनको बताया जाता है कि बाल विवाह आप ना करें, गर्ल्स इज़ नॉट अ ब्राइड, वो ब्राइड नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम लोग समझाते हैं, हमेशा डालसा के थ्रू कैंपेनिंग करते हैं, प्लस अपने थ्रू भी CWC भी इसके लिए कैंपेनिंग करता है और जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम करता है और अवेयरनेस करके सारे लोग को समझाते हैं। तो बहुत जगह तो अवेयरनेस हुआ है, और क्योंकि सारी बच्चियां जो हैं स्कूल जाती हैं, स्कूल गोइंग होती हैं, तो उनको समझाया जाता है कि बेटा तुमको बताना है, अगर तुम्हारे क्लास में कोई अगर किसी की शादी हो रही है तो तुम अपना नाम मत बताओ, 1098 में कॉल कर दो। तो कॉल करती हैं तो हम लोग उसको रोक देते हैं। विवाह प्रतिषेध अधिनियम है हमारे यहाँ झारखंड में, जिसके जो विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी हैं किसी प्रखंड के जो हैं वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं वीडियो, तो उनको हम लोग लेटर लिखते हैं और वो जो है वो शादी को थाना के सहयोग से रुकवाते हैं। एनिमल रेस्क्यू को लेकर के हम चैलेंजेस, जितनी आप चुनौतियां होती हैं उन पर चर्चा करना चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप ये फेस हैं कि जो मानवता दिखा रही हैं और पशुओं के लिए इतना काम कर रही हैं, लेकिन ये बनने में भी बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी। तो क्या कुछ चुनौतियां हैं जो एनिमल रेस्क्यू में आपको देखने के लिए मिलती हैं? मैडम, बहुत कम लोग हैं एनिमल रेस्क्यू के लिए अवेलेबल, और इसमें मेरा एक ग्रुप चलता है बोकारो फॉर हेल्पलेस एनिमल, एक व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें हम लोग करीब मेंबर्स तो हम लोग अभी 32 ही हैं, कुछ लोग बाहर चले गए। इसमें हम लोग 4-5 मेंबर हैं जो बहुत एक्टिव हैं, और कॉल हमेशा, ऐसी बात नहीं कि कॉल नहीं आता, कॉल आता है। लोग होता है कि हाँ फ़ोन कर दी, यहाँ पे ये जानवर है, कितना बार गाय के लिए कॉल आता है, कितना बार बफेलो है, कितना बार ही काफ है, तो उनके लिए कॉल आता है। लेकिन मेरे पास उतना आज के तिथि में मेरे पास उतना मैनेजमेंट, उतना साधन नहीं है। अब मान लीजिए कोई ही काफ है तो उसको अगर लाना है रेस्क्यू करके तो उसके लिए एक बड़ी गाड़ी चाहिए। डॉग्स का क्या है मैम कि छोटी सी गाड़ी में भी हम उसको लाए और लाके घर में ही शेल्टर दे दिए या मेडिसिन दिलवा दिए, या उस जगह पर अगर कोई लगा, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उससे बात की और उसको मेडिसिन दिलवा दी, इंजेक्शन दिलवा दी, आपने कर लिए। लेकिन जो बड़े जानवर हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होती है, और हम लोग को बहुत किसी से बात करके उसको उस जगह पे रखवाना पड़ता है, तब जाके उनको हम लोग उनका इलाज करते हैं और वो अच्छे तरह से क्योर हो जाते हैं, तो फिर अपना चलना फिरना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ है। और बहुत तो ये भी हैं कि जिनके मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं, जैसे मैं गाय की बात कर रही हूँ, तो वो लोग भी है छोड़ देते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि एक बड़ा सा ब्रीड होता है, उसको क्या नाम याद नहीं आ रहा, तो उसको लोग एबंडन करके छोड़ दिया, और एबंडन के बाद उसका एक रोड एक्सीडेंट हो गया। उसको मैं रांची वेटनरी कॉलेज लेके आई अपनी गाड़ी से। उसको पता चला कि उसका लेग में ना प्लेट बैठेगा, वो चल ही नहीं सकता है। और उसके बाद उसको लेके फिर 1 वीक का मुझे समय मिला, मैं बोकारो चली गई। नेक्स्ट टाइम उसको लेके जब संडे को आई और जहाँ वेटनरी कॉलेज के सामने उसको रखा, तो उतारना था सीट से, पता चला वो मर गया, डेथ कर गया। और एक बहुत अच्छा ब्रीड था वो, और उसके बाद उसको मैंने वहीं क्रिमिनेशन कर दिया। वो भी मैं करती हूँ क्रिमिनेशन भी। अच्छा। हाँ, कोई अगर कोई डेथ कर गया, रोड में भी दिख गया और मुझे लगा मैं कैपेबल हूँ, तो वहीं अगल बगल में गड्ढा गाड़ी में मेरा रहता है, वो सब औजार, उसको दफना देती हूँ, उसमें नमक डाल देती हूँ कि वह स्मेल ना करे। अगर प्रीति जी, आपसे बात करके एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ये जो काम है ना, ये आप अपने आत्मसंतोष के लिए करती हैं, इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है। और विगत इतने सालों से काम करने के लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो चाहिए, और कई बार ये जो मोटिवेशन होता है ना, ये ऐसा कोई मोमेंट हो सकता है जब किसी ने कुछ आपको अप्रिशिएट करने के लिए कुछ कह दिया हो। तो ऐसा कोई एक मोमेंट बताइए जब इस पूरे काम के दौरान आपको लगा कि ये जो काम हो रहा है ये अच्छा हो रहा है। हाँ, काम के दौरान इसलिए लगा कि हमारे यहाँ है डीसी मैडम हैं अभी बोकारो ज़िले में, इसके पहले भी जितने डीसी सर लोग थे, तो ये देखने के बाद ये लोग बोलते हैं कि पिट अप, अच्छा काम कर रहे हैं, अरे ये तो वही है जो डॉग को फीड करवाती है। और मुझे अपना परिचय नहीं देना पड़ता है। अगर कहीं मैं हायर अथॉरिटी में जाती हूँ तो मेरा खुद ब खुद परिचय आ जाता है कि मैं एक एनिमल लवर हूँ, एनिमल केयर गिवर हूँ, और बेसिकली स्ट्रे एनिमल के लिए काम करती हूँ। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, बहुत अच्छा मैंने काम किया।
और क्योंकि बड़े बड़े लोग जैसे झारखंड हाई कोर्ट के एक जस्टिस हैं, वो उन्होंने भी मुझे कहा कि अरे आप तो वही है ना जो आप डॉग को बोकारो में फीड करवाती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम एटलीस्ट मेरा आइडेंटिफिकेशन तो उन लोगों के साथ अटैच्ड है कि डॉग्स के साथ रहते हैं, तो आप वही हैं जो डॉग्स की सेवा करती हैं, उनको फीड करवाती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, चलो हर कोई अप्रिसिएट करता है कि नहीं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मोस्टली लोग अप्रिसिएट ही करते हैं मैडम, तो बहुत अच्छा लगता है। प्रीति जी, आप अपने आप को बार बार एनिमल लवर कह रही हैं। एनिमल लवर कोई ऑलरेडी है जिसको देख करके आपको लगता है ये मेरे इंस्पिरेशन है और इनके जैसा ही आगे काम करना है? हैं, वो हैं मेनका गांधी मैम जी। मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ, और उनके साथ एक धनबाद में है राणा घोष, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और रांची के एक हैं अभिजीत भौमिक, तो अभी रिसेंटली उनसे मेरा जान पर कोरोना से वो काम करना स्टार्ट किए, लेकिन उनको देखने के बाद लगता है कि नहीं, हर किसी को कम से कम एक बार किसी टाउन के एक लोग को भी अटैच्ड होना चाहिए, तभी इन जानवरों की जो है जान बच सकती है और ये आराम से सोसाइटी में रह सकते हैं, घुल मिल सकते हैं। जी। क्या कभी किसी ने आपको कहा है कि आप उनके इंस्पिरेशन हैं, उनको आपके जैसा बनना है? कुछ लोगों ने कहा है, जैसे मेरे ही शहर का एक लड़का है प्रशांत द्विवेदी, उसका भाई है सुशांत द्विवेदी, ये हमसे बहुत इंस्पायर्ड है। और मतलब मेरे बाद अगर कोई है तो वो दोनों भाई और उसकी एक विडो मदर है। जी। आपके इतने सालों के काम में बहुत सारे रेस्क्यू केसेस हुए होंगे, पर मुझे जानना है कोई ऐसा रेस्क्यू केस जो आपके जहन में हमेशा रह गया। हो सकता है कि उस जानवर के साथ इतनी ब्रुटैलिटी हुई हो कि उस वजह से वो आपके जहन में रह गया, या हो सकता है आपका उनसे इतना लगाव हो गया हो कि आज भी वो आपको याद है। तो एक ऐसी स्टोरी में जानना अभी रिसेंट का ही बताती हैं। एक फीमेल डॉग है, नाम है जेरी। अच्छा। उसको सेक्टर 9 से किसी ने कहा कि ये ना सबके दरवाजे पे जाके बैठ जाती है, उनका मैट काट देती है, उनका चप्पल काट देती है, कार का जो कवर है उसको काट देती है। तो इसको लोग मारने के लिए एकदम तैयार हैं, और हो सकता है डे टुडे और डे आफ्टर टुमारो, तीसरे दिन इसको लोग मार देगा। वो भाला वाला बना के रखा है, बचने नहीं देगा। तो किसी ने मुझे खबर किया, एक रितु नाम की लड़की ने। तो मैंने कहा कि भाई क्या करना है, तो उसने कहा कि मैडम आप अपने यहाँ ले जाओ, इसको कुछ दिन के लिए रखो, बहुत स्केयर्ड है, छिपी हुई है कहीं पे झाड़ी में। फिर हम लोग गए और उस डॉग को बहुत मुश्किल से, नाली के बीच में एक नाला बहता था, वहाँ छुपी हुई थी, उसको उठा के हमने अपने घर लाया। और घर लाने के बाद वो मेरे घर में मिक्सअप हो गए। लेकिन जिस दिन जन्माष्टमी था तो बाहर की डॉग थी, निकल जाती थी, वो एक रात मेरे यहाँ नहीं आई तो हम लोग भी ढूंढे, नहीं मिले। नेक्स्ट डे वो मुझे मिली, तो उसका एक लेग जो था स्टब किया हुआ था, चॉप किया हुआ था। अच्छा। और चॉप किया हुआ था और पूरा उसका वेन दिख रहा था, उसका मांस दिख, मतलब सारा चीज, और इतना ब्लीडिंग हो रहा था। वो कैसे सोच सकती हैं, आगे का पैर था स्टब किया हुआ, एकदम चॉप किया हुआ। तो वो मेरे घर के पास आई, मेरी भतीजी बोली बुआ देखो जेरी। गए तो इतना ब्लीडिंग हो रहा था, हम तो शॉक्ड हो गई, क्या हो गया। फिर हम अपने वेट को बोले, कुछ फिटकिरी लगाए, उसको मेडिसिन दिए। मेरे वेट आए, पूरा ऐसे टंगरी लटका हुआ, और हम लोग घर में लाए, उसका इलाज कराया। इतना उसको प्रॉब्लम था, इतना चिल्ला रही थी। फिर उसकी केयर किए, ये किए। 15 दिन के बाद पता चला मैडम वो प्रेग्नेंट है, कंसीव कर गई है। और कंसीव कर गई, फिर भी हम लोग उसका इलाज कराते रहे। तो कंसीव करने के बाद बहुत सारा मेडिसिन जो है रिस्ट्रिक्टेड होता है, नहीं दे सकते हैं। तब वो उसको किसी तरह केयर करके, पैर अभी भी लटका हुआ है। वो 5 बच्चे को जन्म दी, जिसमें से 3 डेथ कर गया और 2 अलाइव है, और अभी भी उसको प्रॉब्लम है, उसका वो पैर वैसे ही लटका हुआ है। तो रिसेंटली तो जेरी का ही ध्यान में आया, तो जेरी की बात बताए। और बहुत प्यारी सी क्यूट डॉग है, अभी तो मेरे ही घर में रहती है और बहुत अच्छे से रह रही है। उसके 2 बच्चे हैं, तो दोनों जो स्नो वाइट है और जेरी है। जी। प्रीति जी, आज हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनमें से कई सारे होंगे जो कि शायद इसलिए भी हिचकिचाते हैं एनिमल लवर बनने से क्योंकि उनके मन में थोड़ा सा डर है, या फिर इन जनरल भी वो नहीं है। सबको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा कहना है कि भले आप डॉग लवर या एनिमल लवर मत बने, लेकिन हर किसी के दिल में होता है जगह। तो आप जो हैं इनसे घृणा मत कीजिए। आप डॉग लवर मत बनिए, लेकिन इतना तो जरूर है कि एक डॉग को शेल्टर और खाना पानी जरूर दे सकते हैं। तो किसी एक डॉग को अडॉप्ट कीजिए, ब्रीड को नहीं,
एक डॉग को अडॉप्ट कीजिए। तो हमको लगता है कि जितना डॉग बाइट है, जितना इतना डॉग्स का समस्या हर सिटीज़ में है, लोग बोलते हैं बहुत उसका पॉपुलेशन बढ़ गया, तो पॉपुलेशन कम हो जाएगा। घर के बाहर ही जगह दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर, यही मेरा कहना है। और डॉग लवर हैं या एनिमल लवर हैं, इससे तो एक मन में होता है कि हाँ हृदय स्पंदन बढ़िया है या बहुत काइंड हार्टेड हैं, तो एक अटैचमेंट हो जाता है। ये ऊपर वाले की देन होती है, अपनी नहीं होती है। इसीलिए मैं सबसे निवेदन करूंगी कि सबसे आप लोग जो है एक से ही प्यार कीजिए, लेकिन एक को अपनाइए जरूर। जी प्रीति जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और जितनी भी आपने आज हमारे साथ चर्चा की है वो सब सुनकर के मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है डॉग लवर बनने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि इनको कुछ भी नहीं चाहिए, इन बेजुबान जानवरों को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस पोषण और प्यार, और इतना तो हम सब अफोर्ड कर ही सकते हैं। आपके फाउंडेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जितनी भी काम कर रही हैं उन सब के लिए भी शुभकामनाएं। आप आगे भी इसी तरीके से अच्छा काम करते रहें। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो किसी भी तरीके से एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कोशिश कर रहे हों, हम कह सकते हैं कि एक नई दिशा दे रहे हों। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगी आपको नई दिशाएं के अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार।